कैसे 28 साल बाद एक चोर के बयान पर सॉल्व हुआ केस? कौन थी नन अभया और क्या हुआ था 27 मार्च को इनके साथ? कैसे प्यार की हवस ने एक मासूम की जान ले ली? क्यों इस केस के बाद चर्च पे से लोगों का विश्वास उठा? चोर ने ऐसा क्या बयान दिया कि पुलिस भी चकरा गई? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस डिस्टर्बिंग केस को। केरल, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में बसा एक बेहद ही शांत, खूबसूरत और पढ़ा लिखा राज्य है, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। इस खुशनुमा राज्य में कोटायम में सेंट पायस कॉन्वेंट नाम का एक चर्च बना हुआ था। इसी के पास एक क्रिश्चियन कॉलेज भी था, जहां लड़कियों को नन बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और इन्हीं में से एक 21 साल की लड़की भी थी, अभया, जो नन बनने का सपना सजोए दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी। 27 मार्च 1992 को अभया का एग्जाम था, इसलिए इन्होंने रात को ही सुबह 4:15 का अलार्म सेट कर दिया और अलार्म की घंटी बजते ही ये जाग गई। आंखों में बसी नींद को भगाने के लिए अभया किचन में गई और वहां से ठंडी बोतल पानी की निकाल कर लाई और वो पानी अपने मुंह पर डाला और नींद भगाने की कोशिश की। और इसके बाद से अभया को किसी ने नहीं देखा, ना तो ये हॉस्टल में नजर आई और ना ही एग्जाम देने कॉलेज गई। ये देखकर हॉस्टल के स्टाफ ने अभया को ढूंढना शुरू कर दिया और देखा कि अभया की एक चप्पल किचन में है, जबकि दूसरी बाहर बने कुएं के पास। और जब अंदर झांक कर देखा तो अंदर अभया की बॉडी पड़ी हुई थी। ये नजारा देखकर हॉस्टल में हर किसी के होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को यहाँ बुला लिया गया। अब क्योंकि ये कैथोलिक नन की ओथ लेने वाली थी, इसलिए ये केस काफी सुर्खियों में छा जाता है और पुलिस इस केस की सच्चाई जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और अभया की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक नन की जिस तरह से जान गई थी, उसके बाद ये लोगों के लिए काफी बड़ा मुद्दा बन गया था। वहीं पुलिस इस केस को लेकर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, बल्कि जांच में भी बहुत ढीलापन दिखाई दे रहा था। पुलिस इस केस को दबाने के लिए इसे खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश करती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट केस का रुख ही बदल देती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अभया की गर्दन के दोनों तरफ कीलों के निशान थे और सर पर 2 गहरे जख्म भी थे। शरीर पर कई खरोंचे भी थी, मानो इसे काबू में करने के लिए चोट पहुंचाई गई हो। और तो और खोपड़ी में भी फ्रैक्चर था। ये सब चोटें जाहिर कर रही थी कि अभया की मौत से पहले उसे किसी ने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन किसने? इस सवाल का जवाब पुलिस के लिए ढूंढना नामुमकिन हो रहा था। इसलिए अब अभया का केस क्राइम ब्रांच के हाथों में सौंप दिया जाता है। लेकिन अफसोस, क्राइम ब्रांच भी अभया को इंसाफ दिलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करती और इस मौत को खुदकुशी का ही रंग देती है और इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती है। ये देखकर नन्स का गुस्सा फूट पड़ता है और करीब 40 नन्स उस वक्त के सीएम को लेटर लिखती हैं, जिसमें उन्होंने अभया केस को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। सीएम भी नन्स की बात को मानकर अब सीबीआई को अभया के केस को सुलझाने की जिम्मेदारी देते हैं। शुरुआती जांच में सीबीआई को समझ में आ जाता है कि यह होमिसाइड है, लेकिन ना तो कातिल का कोई सुराग था और ना ही कोई सबूत। इसलिए सीबीआई कोर्ट में केस को बंद करने की अपील करती है, लेकिन कोर्ट इस अर्जी को खारिज कर अब दूसरी सीबीआई टीम को यह केस सौंप देती है। लेकिन ये दूसरी टीम भी जल्द हथियार डाल देती है और कोर्ट में केस को बंद करने की अपील करती है, पर कोर्ट ऐसा नहीं करता और तीसरी सीबीआई टीम को एक केस हैंडओवर किया जाता है। तीसरी सीबीआई टीम भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती और इसलिए अब छोटी सीबीआई टीम बनाकर उसे कोर्ट सिर्फ 3 महीने में केस को सुलझाने का ऑर्डर देता है। अब तक इस केस की लेट लतीफी को देखकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। 3 टीम हाथ खड़े कर चुकी थी। ऐसे में चौथी सीबीआई की टीम पूरा दमखम दिखाती है और इसी बीच सीबीआई के पास एक ऐसा गवाह आता है जो केस का रुख ही बदल कर रख देता है। ये गवाह असल में एक चोर था, जो कि 27 मार्च की सुबह लगभग 4 बजे हॉस्टल पहुंचा था और इसने कंपाउंड में अभया के साथ फादर थॉमस कोटूर और सिस्टर सैफी को देखा। हालांकि एक चोर के बयान पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सीबीआई इस बात पर चकरा गई कि आखिर सुबह के वक्त फादर थॉमस नन के डिपार्टमेंट में क्या कर रहे थे। हालांकि यहाँ केस को सुलझाना मुमकिन हो सकता था, लेकिन सीबीआई ने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लंबे समय तक ये केस ऐसे ही अनसुलझी पहेली बना रहा। लेकिन जब कोर्ट ने चौथी बार सीबीआई को 3 महीने का टाइम दिया, तो फिर सीबीआई भी अलर्ट हो गई और इस केस को सुलझाने के लिए इसी चोर के बयान को दोबारा जांचा गया। साथ ही अब तक कुछ और गवाह भी सीबीआई के सामने आ गए थे। सीबीआई ने अब केस का सच जानने के लिए अपनी कमर कस ली और नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया गया और कोर्ट की इजाजत मिलने के बाद फादर थॉमस, सिस्टर सैफी और एक और फादर को, यानी इन तीनों को नार्को टेस्ट के लिए ले जाया गया। लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आई तो सीबीआई के लिए ये केस और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि रिपोर्ट को एडिट करके पेश किया गया था।
पहले फादर की जो नार्को रिपोर्ट की सीडी थी वो करीब 32 मिनट की थी, लेकिन जब इसको खंगाला गया तो खुलासा हुआ कि इस एक सीडी में करीब 30 जगह एडिट किया गया है। इसी तरह दूसरी नार्को सीडी को, जो कि 40 मिनट की थी, उसे 19 जगह से एडिट किया गया। इसी तरह सिस्टर सैफी की नार्को सीडी को भी 33 जगह पर एडिट किया गया। लेकिन ये छेड़छाड़ की किसने? क्योंकि नार्को टेस्ट जहां हुआ था वो पूरा डिपार्टमेंट सीबीआई की निगरानी में था। ऐसे में सीबीआई का शक दोनों फादर और सिस्टर सैफी पर जाने लगा और साथ ही नार्को टेस्ट डिपार्टमेंट भी शक के घेरे में आ गया। सीबीआई ने इस पूरे झोल की खबर कोर्ट को भी दी, पर किसी के खिलाफ ना तो कोई एक्शन लिया गया और ना ही उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए। ये केस इतना लंबा खिंच गया कि अब सीबीआई ने भी सबूत न मिलने के कारण इसे केरल की तिरुवनंतपुरम की सीबीआई यूनिट को सौंपने का फैसला कर लिया और लोकल यूनिट के कंधों पर इस केस की जिम्मेदारी आ गई। लोकल यूनिट ने भी केस को बहुत ही गंभीरता से लिया और हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से जांचा गया। लोकल सीबीआई यूनिट ने उसी चोर को फिर से गवाह के तौर पर बुलाया और इससे 27 मार्च 1992 की सुबह का पूरा वाकया बताने को कहा। इस चोर का बयान को दर्ज किया गया और साथ ही अब तक मिली जानकारी को भी बारीकी से देखा गया और सीबीआई ने पूरी फाइल तैयार करके कोर्ट में दर्ज करा दी। सभी सबूतों और गवाहों के बयान को जांचने के बाद कोर्ट ने फादर को इस केस से बाहर कर दिया, यानी वो बेगुनाह साबित हो गए। लेकिन शक की सुई तलवार बनकर अब भी फादर थॉमस और सिस्टर सैफी की गर्दन पर लटक रही थी। दरअसल इन तीनों को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 19 नवंबर 2008 में तीनों को अरेस्ट किया गया, जबकि कोई पुख्ता सबूत न होने के चलते जनवरी 2009 में इन्हें जमानत देकर रिहा भी कर दिया। लेकिन सीबीआई ने भी अभया को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि किसी तरह अभया के कातिलों को सजा मिल जाए और इस तरह 1992 से शुरू हुए इस केस का पहला ट्रायल अगस्त 2019 में शुरू हुआ, यानी करीब 27 साल बाद अभया के केस का ट्रायल लोअर कोर्ट में शुरू हुआ। और अभी ये सिर्फ शुरुआत थी, मुजरिम का हाथ में आना अभी बाकी था। इसलिए इस केस को भारत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले केस में से एक माना जाता है, जो करीब 28 सालों तक चला और फाइनली अभया के कातिलों को पकड़ लिया गया। और ये कातिल कोई और नहीं बल्कि फादर थॉमस और सिस्टर सैफी ही थी, जिन्होंने अभया को मौत के घाट उतारने में जरा भी रहम नहीं दिखाया। लेकिन सीबीआई ने इन्हें पकड़ा कैसे, ये भी काफी ट्विस्ट भरा पॉइंट है। देखिए, किसी भी केस का आधा पहलू उसके क्राइम सीन से सुलझ सकता है और ऐसा अभया के केस में भी हुआ। सीबीआई यूनिट ने जब क्राइम सीन के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि ये केस खुद अपनी जान लेने का नहीं था, क्योंकि जिस तरह की चीजें और सिचुएशन क्राइम सीन पर स्पॉट की गई वो जोर जबरदस्ती की तरफ इशारा कर रही थी। सिस्टर अभया को लास्ट टाइम किचन में पानी पीते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो कहीं दिखाई नहीं दी। पर जब हॉस्पिटल के लोगों ने किचन में जाकर देखा तो पानी की बोतल बिना ढक्कन के लगी हुई रखी हुई थी। बोतल से पानी फर्श पर टपक रहा था। एक चप्पल भी यही मौजूद थी, जबकि दूसरी कुएं के पास से बरामद हुई। ऐसे में अगर ये केस अपनी जान लेने का होता तो अभया की दोनों चप्पल अलग अलग जगह क्यों होती? पानी की बोतल पर ढक्कन क्यों नहीं लगा होता? ये सब चीजें इस बात का इशारा थी कि ये सब जल्दबाजी में और जोर जबरदस्ती में हुआ था। तभी एक चप्पल किचन में रह गई और दूसरी कुएं के पास, जहां से अभया की बॉडी मिली। इसके अलावा किचन का सामान भी अपनी जगह से बिखरा हुआ था, मानो अभया ने खुद के बचाव में झगड़ा किया हो और सामान अस्त व्यस्त हो गया हो। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अगर शुरुआत में ही पुलिस और सीबीआई ने बारीकी से देखे होते तो अभया को इंसाफ मिलने में इतने सालों का टाइम नहीं लगता। लेकिन शुरुआत में पुलिस और सीबीआई ने ध्यान नहीं दिया। इन एविडेंस के अलावा चोर का बयान भी केस को सुलझाने में काफी हेल्पफुल साबित हुआ। चोर ने बयान में कहा कि 27 मार्च की सुबह करीब 4 बजे मैं हॉस्टल में चोरी करने गया था। साथ ही चोर को थोड़ी भूख भी लगी थी, इसलिए इसने किचन में कुछ खाना चोरी करने का फैसला किया। अब क्योंकि सुबह का वक्त था तो हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए चोर आसानी से किचन की तरफ चला गया और उसने देखा कि फादर थॉमस यहाँ मौजूद है। इस वक्त किचन में थोड़ा अंधेरा भी था, इसलिए चोर थॉमस के अलावा और बाकी लोगों को साफ तौर पर नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, फादर थॉमस और सिस्टर सैफी इसकी नजरों में कैद हो गए, जबकि तीसरा शख्स जो कि फादर जोस थे वो बच निकले और शायद इसलिए चोर ने इन्हें नहीं देखा और न ही कोर्ट में इनके खिलाफ कोई बयान दिया, इसलिए ये केस से दूर हो गए। सीबीआई ने जब हॉस्टल और चर्च के लोगों से फादर थॉमस, फादर जोस और सिस्टर सैफी के बारे में पूछताछ की तो सीबीआई टीम को कुछ हैरान कर देने वाले बयान सुनने को मिले। दरअसल हॉस्टल के लोगों ने बताया कि फादर थॉमस और सिस्टर सैफी का रिलेशनशिप था, जबकि कुछ ने तो ये भी कहा कि सिस्टर सैफी फादर थॉमस और फादर जोस दोनों को ही डेट कर रही थी। 27 मार्च की सुबह सिस्टर सैफी और फादर थॉमस दोनों किचन में लोगों की नजरों से छुपे हुए थे और एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। लेकिन तभी सिस्टर अभया फ्रिज से पानी निकालने की वजह से किचन में दाखिल होती हैं। वो नहीं जानती थी कि किचन में इस वक्त क्या चल रहा है। हर बात से अनजान अभया बेबाक अंदाज में किचन के पास पहुंची
और जब सिस्टर सैफी और फादर थॉमस को इस आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये चर्च के वही लोग थे जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन अभया ने अब इनका असली चेहरा देख लिया था। इसी बीच फादर थॉमस की नजर भी अभया पर पड़ गई, जिसे देखकर ये बुरी तरह से घबरा गए। इन्हें अपनी इस अश्लील हरकत का दुनिया के सामने आने का डर सताने लगा, जबकि सिस्टर अभया अब भी इनकी इस हरकत से गहरे सदमे में थी। सिस्टर अभया ने जल्द ही यहाँ से भागने की कोशिश की, पर अफसोस फादर थॉमस ने इन्हें भागने का मौका नहीं दिया और जल्दी से इन्हें पकड़ लिया और इनकी आवाज बंद कर दी। अभया ने मदद के लिए चीखने चिल्लाने की कोशिश तो बहुत की, पर फादर थॉमस ने इनकी चीखों को दबा दिया और इनके साथ सिस्टर सैफी भी मिली हुई थी। अपनी इस काली करतूत और हवस को छुपाने के लिए सिस्टर सैफी जल्दी से किचन में रखी एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और बिना कुछ सोचे समझे अभया के सर पर अटैक कर देती है। एक ही हमले में अभया का शरीर बेजान हो जाता है और उनकी सांसें भी थम जाती है। अभया की लाश को छुपाने के लिए फादर थॉमस और सिस्टर सैफी दोनों इन्हें घसीटते हुए कुएं के पास ले जाते हैं और इसी बीच एक चप्पल किचन में रह जाती है, जबकि दूसरी कुएं के पास। इसके बाद ये दोनों अभया की बॉडी को फेंक देते हैं और सालों तक इस जुर्म को अंजाम देने के बाद भी आजादी से जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन चोर का बयान और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सारा सच सामने ला देते हैं और करीब 28 साल बाद अभया के कातिलों को सजा मिलती है और कोर्ट 23 दिसंबर 2020 को फादर थॉमस और सिस्टर सैफी को उम्र कैद की सजा सुनाती है और इस तरह अभया को लेट ही सही पर इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों, इस केस के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।